प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 21। ये बात ज़रा आप अपने लाडले बेटे से क्यों नहीं पूछते कि जो पैसे उसे अपनी पत्नी को भेजना चाहिए था, वो पैसे उसने माधवी के अकाउंट में क्यों भेजा? मानव ने सवाल किया। मानव का सवाल सुनकर मिस्टर सेठी भी आर्यन को देखकर जवाब का इंतज़ार करने लगे। आर्यन का चेहरा तो पहले से ही पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहीं खड़े राहुल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि विनी मर चुकी थी, इसीलिए वो सोच रहे थे कि एक बार विनी यहाँ आ गई फिर विनी को अच्छे से अपनी योजना में शामिल कर लेगा। हाँ बेटा, विनी कहाँ है, उसे बुलाओ, राहुल ने कहा। यह सुनने के बाद वो और ज़्यादा परेशान हो गया। आर्यन के परेशान चेहरे को देखकर राहुल समझ गया कि कुछ तो गलत है, इसीलिए उसने धीरे से उसके पास जाकर सवाल किया, क्या हुआ, विनी कहाँ है? आर्यन ने गुस्से से धीरे से बोला, जिंदा होगी तब ना बुलाऊंगा डैड। ये सुनने के बाद तो राहुल खुद भी परेशान हो गया। मर गए? ऐसे कैसे मर गई? राहुल ने गुस्से से सवाल किया। मेरा उससे मन भर गया था, इसीलिए मैंने अपने गार्ड्स को उसे मारने के लिए कह दिया था, आर्यन ने जवाब दिया। हालांकि अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें उसे मारने की? मानव गलत नहीं कह रहा था, तुम्हारे अंदर सच में दिमाग नहीं है, राहुल ने गुस्से से जवाब दिया। अगर आप लोगों की खुसर फुसर हो गई हो तो क्या आप हमें भी जवाब देंगे? मानव ने सवाल किया। आर्यन ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और सब कुछ संभालने की विनती की। यह सुनने के बाद राहुल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि आर्यन ये सब बोल रहा था। राहुल ने कुछ सोचा और आर्यन से कहा, अब जो कुछ तुम कर चुके हो मैं उसे तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं जो करने वाला हूँ तुम उसमें कोऑपरेट करो। बोलते हुए उसने आर्यन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। और एक बार नहीं, राहुल ने कई बार आर्यन को थप्पड़ मारा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। आर्यन खुद बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जिस बाप ने आज तक उसे डांटा तक नहीं था, वो उसे थप्पड़ मारे जा रहा था। आरती तो घबरा ही गई थी। आरती ने राहुल को आर्यन से दूर किया, क्योंकि वो अपने बेटे को पीटते हुए नहीं देख सकती थी। ये तुम क्या कर रहे हो राहुल? क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? मिस्टर डोबरीवाल ने सवाल किया। बेचारा? ये बेचारा बिल्कुल भी नहीं है। इसने सुहानी को, जो मासूम थी और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, कंपनी और घर से निकालने की कोशिश की, क्योंकि इसे जलन हो रही थी। आखिर सुहानी इस नालायक से पहले बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कैसे हो गई थी? यह सुनने के बाद अधिराज सेठी चौंक कर खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? मिस्टर सेठी बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। आज तक उनको इतना ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं आया था। राहुल भी उनके गुस्से के बारे में जानते थे। जब कंपनी मिस्टर सेठी चलाते थे तब सभी लोग उनके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते थे, खासकर से रमेश सेठी के गुस्से से, क्योंकि वो मानव के दादाजी थे। बिजनेस की दुनिया में दोनों टू डेविल्स ब्रदर्स के नाम से फेमस थे। बट अधिराज सेठी अब बहुत ही शांत हो गए थे। कमरे में एक थप्पड़ और आवाज़ गूंजी, और ये थप्पड़ मिस्टर सेठी ने आर्यन को मारा था। आर्यन को थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगा था कि आर्यन ज़मीन पर जा गिरा। यह देखकर राहुल और आरती दोनों ही घबरा गए। मीनाक्षी जी भी परेशान हो गई थी, बट सिर्फ मानव ही था जो बिना किसी भाव के खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इतने से उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक मासूम को फंसाने की? तुम नालायक हो तो क्या दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने दोगे? मिस्टर सेठी ने गुस्से से कहा। आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे उस लड़की के लिए डांट रहे हो जो मेरी कुछ लगती भी नहीं थी। विनी मेरी बीवी नहीं थी, वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड थी बस। और अब मेरा मन भर गया है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया है और अब मैं माधवी के साथ रह रहा हूँ। इतना सुनना था कि एक और थप्पड़ आकर आर्यन को लगा। ये थप्पड़ मीनाक्षी जी ने मारा था। वो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब कहते हुए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मंदिर जैसे घर में उन बाजारू लड़कियों को लाने की? और तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। ये बात मीनाक्षी जी ने माधवी को देखते हुए कही थी।
ये सुनने के बाद माधवी परेशान हो गई और जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं ऐसी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट विनी ऐसी ही लड़की होगी। बट मैं सुहानी की बहन हूँ, वो बहन जिससे सुहानी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यह सुनने के बाद आर्यन की आंखों में चमक आ गई और उसने मानव को देखते हुए सवाल किया, क्या सच में सुहानी तुम्हारी पत्नी है? आर्यन ने सवाल किया, तुम कहना क्या चाहते हो? और ये मत सोचना कि मुझे उलझा दोगे तो मैं तुम्हारी गलतियों को भूल जाऊंगा, मिस्टर सेठी ने नाराजगी से जवाब दिया। मानव मिस्टर सेठी का प्रिय पोता था, इसीलिए वो ये नहीं मानते थे कि वो भी गलत हो सकता था, और अभी जो हुआ उससे उनका विश्वास और पक्का हो गया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मानव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। अरे वाह मानव, दादाजी ने तुम्हें सपोर्ट क्या कर दिया। तुम तो अपनी तमीज़ ही भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आर्यन ने गुस्से से सवाल किया, जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुमसे तमीज़ से बात करूँगा? मानव ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी? सुहानी तुम्हारी पत्नी है, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? आर्यन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। आर्यन को ऐसा लग रहा था कि मानव भी झूठ बोल रहा होगा और उसने भी सुहानी से शादी नहीं की होगी। यह सुनने के बाद मिस्टर सेठी भी मानव की ओर देखने लगे। हालांकि उनको अभी भी यही लगता था कि मानव ने ज़रूर शादी की होगी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है, बट मैंने अभी तक मैरिज लाइसेंस नहीं बनवाया है। यदि सर्टिफिकेट देखना है तो मैं गौरव से मंगवा लूँगा, मानव ने जवाब दिया। ओ ऐसा है क्या? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसे पता चल गया हो कि मानव झूठा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या हम जान सकते हैं कि तुमने मैरिज लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया है? राहुल ने भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। क्योंकि सुहानी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैंने सोचा कि डिलीवरी के बाद हम अच्छे से शादी करेंगे, मानव ने जवाब दिया। सच में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी झूठ ही बोल रहे हो। डैड, क्या आप मानव से सबूत नहीं मांगेंगे? राहुल ने मिस्टर सेठी की ओर देखते हुए सवाल किया। तुम अपने बेटे के बारे में सोचो, क्योंकि मानव आर्यन से तो लाख गुना बेहतर है, मिस्टर सेठी ने गर्व के साथ जवाब दिया। ओ ऐसा है क्या? लेकिन मैं तो बिना सबूत के यकीन नहीं करने वाला हूँ, राहुल ने कहा। सबूत? क्या आप सच में सबूत देखना चाहते हैं? मानव ने परेशान होने का नाटक करते हुए सवाल किया। वो अंदर से मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, मैं सबूत देखना चाहता हूँ, वरना मैं सुहानी को तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। मैं सबूत दिखा तो सकता हूँ, बट मेरी एक शर्त है, और अगर आप उस शर्त को मानने को तैयार हो तो मैं सबूत दिखा दूंगा, मानव ने जवाब दिया। अधिराज सेठी बिल्कुल चुप होकर खड़े थे। जैसा मानव का स्वभाव था, वो ज़रूर कुछ करने वाला था और आर्यन उसी के लायक था। यही सोचकर अधिराज सेठी चुपचाप खड़े थे। वहीं मीनाक्षी जी भी कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ बिल्कुल डैड, तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, आर्यन ने जल्दी से जवाब दिया। यह सुनने के बाद राहुल ने आर्यन को गुस्से से देखा। तुम्हारी शर्त क्या है? राहुल ने सवाल किया। सबूत देखने के बाद आपको आर्यन को इस घर और कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हो तो मैं भी सबूत दिखा सकता हूँ, मानव ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद राहुल बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बेशक उसे मानव की बातों पर विश्वास नहीं था, पर फिर भी वो ऐसी शर्त नहीं मानना चाहता था। बट आर्यन, जो कि पूरे घमंड में चूर था, उसने झट से शर्त को स्वीकार कर लिया। डैड तैयार है, तुम सबूत दिखाओ। अगर सच में सुहानी तुम्हारी पत्नी हुई तो मैं खुद ही कंपनी और घर से बाहर निकल जाऊंगा। यह सुनने के बाद मानव के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर राहुल घबरा गया और मिस्टर सेठी भी समझ गए कि अब आगे क्या होने वाला था। 2 घंटे बाद सभी लोग सबूत का इंतज़ार कर रहे थे। राहुल और आर्यन थोड़ा परेशान लग रहे थे और मानव को इतने आराम और शांत बैठे देख उनकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। गौरव उसी समय अंदर आया। मानव ने गौरव से रिपोर्ट लेकर मिस्टर सेठी के हाथों में दे दिया। यह देखकर तो आर्यन के अब पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि वो समझ गया था कि मानव सच बोल रहा था। तो जो तुमने कहा था, क्या वो तुम करने के लिए तैयार हो? मिस्टर सेठी ने आर्यन की ओर देखते हुए सवाल किया।
राहुल और आर्यन भी अब तक उस रिपोर्ट को देख चुके थे। डैड, आर्यन ने वो सब कुछ बचपने में कह दिया था, बट आप सच में ऐसा थोड़े ही कर सकते हैं। राहुल ने विनती भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारे बेटे ने खुद कहा था, तो मुझे लगता है कि अब उसे वो करना चाहिए। ये सुनने के बाद राहुल परेशान हो गया, क्योंकि एक तो पहले ही कंपनी का 2% हिस्से पर ही उसे अधिकार मिला हुआ था, बट अब आर्यन को उससे भी बाहर किया जा रहा था। डैड, इस घर से निकलने के बाद आर्यन कहाँ जाएगा? राहुल ने विनती की। ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी मेरी पत्नी को ऐसी हालत में घर से निकालने से पहले ये सोचा था कि वो कहाँ जाएगी? मानव ने नाराज़गी से सवाल किया। कम से कम तुम्हारी पत्नी के पास रहने के लिए घर तो है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बहुत से विलास है, बट आर्यन के पास तो कुछ भी नहीं है। राहुल ने जवाब दिया, अच्छा, आपके पास भी तो विलास है, तो आर्यन को अपने किसी दूसरे वेला में भेज दीजिए, मानव ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद राहुल चिढ़ गया, क्योंकि वो देख सकता था कि मानव क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय आर्यन मिस्टर सेठी के पैरों में गिरकर रोने लगा और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। मिस्टर सेठी पिघल गए और मानव की ओर देखते हुए कहा, घर से निकालना सही नहीं रहेगा। ठीक है, बट आर्यन सेठी कंपनी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मानव ने कहा। यह सुनने के बाद राहुल परेशान हो गया और मानव से कुछ कहता इससे पहले कि मानव वहाँ से चला गया। उसके बाद पीछे पीछे माधवी भी चल रही थी, पर जैसे ही वो कमरे में सुहाने से मिलने के लिए जाने को हुई तो मानव दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। खबरदार, जो अंदर कदम रखने की कोशिश भी की तो, मानव ने गुस्से से देखते हुए कहा। मानव के गुस्से को देखकर माधवी घबरा गई और 2 कदम पीछे हट गई। सुहानी, मेरी प्रिय बहन। माधवी इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मानव ने माधवी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर माधवी ने गुस्से और जलन से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। तुम माँ बनने वाली हो ना? मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने बच्चे को जन्म कैसे देती हो। मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम भी माँ नहीं बन पाओगी, माधवी ने गुस्से से खुद से कहा। उधर मिस्टर सेठी और मीनाक्षी जी वहाँ से चले गए थे और अब वहाँ पर राहुल और आर्यन के अलावा और कोई भी नहीं था। आर्यन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भी घर से बाहर निकल गया। ये देखकर राहुल परेशान हो गया और अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर दिया। माधवी राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई और कमज़ोर और परेशान सी आवाज़ में सवाल किया, आर्यन कहाँ है? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, बाहर निकलो मेरे घर से। माधवी को देखते ही राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। अंकल, अभी आप गुस्से में हैं तो ज़रा शांति से काम लीजिए, मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ, और आपको अब उससे ज़्यादा सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सुहानी कभी भी माँ ना बन पाए, वरना सेठी एम्पायर मानव के बाद उसके बेटे या बेटी का हो जाएगा, माधवी ने समझाते हुए कहा। राहुल को माधवी की बातों में दम लगा। ठीक है, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सुहानी कभी भी माँ ना बन सके, राहुल ने कहा। आप उसकी चिंता ना करें अंकल, मैं जानती हूँ कि मुझे ये कैसे करना है, माधवी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने उसके साथ इतना कुछ किया है, उसके बाद भी तुम अपनी योजना में कामयाब हो सकती हो, राहुल ने हैरानी से सवाल किया, क्योंकि जो माधवी ने सुहानी के साथ किया था उसके बाद तो सुहानी माधवी को अपने आसपास भी नहीं भटकने देने वाली थी। उसके बाद भी माधवी का ये विश्वास देखकर राहुल हैरान था। हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, आखिरकार सुहानी मेरी बहन जो है, माधवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें क्या लगा मानव, मेरे बेटे को कंपनी से बाहर निकलवा कर तुम आराम से बाप बनने की खुशी एंजॉय करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जब बच्चे को तकलीफ होती है तो बाप का दिल कितना दुखता है, राहुल ने गुस्से से मन में कहा। प्यारी सुहानी, मुझे पता है कि तुम बहुत ही भोली हो, इसीलिए तुम्हें कैसे काबू में करना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, माधवी ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। पहले भी जब सुहानी
और वो एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। तब भी माधवी अपनी गलतियों के लिए सुहानी को फंसा देती थी और बाद में उसकी मदद कर महान बन जाती थी। ऐसे ही एक बार सुहानी की माँ जानकी जी ने सुहानी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस खरीदी थी, जो कि बहुत ही महंगी थी, जो वो सुहानी को उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप देने वाली थी। बट माधवी ने उस ड्रेस को देखा तो वो उसे पसंद आ गई, इसीलिए उसने जानकी से जिद की कि वो ड्रेस उसे दे दे। बट जानकी ने मना कर दिया, बट ये वादा भी किया कि वो उसे इससे भी अच्छी ड्रेस खरीद कर देगी। उस समय माधवी ने हाँ तो कर दिया था, बट वो ये समझ गई थी कि जानकी उसे बच्चा समझकर मनाने की कोशिश कर रही थी। बट वो भी माधवी थी, जो भी चीज़ माधवी को पसंद आ जाती थी वो माधवी की हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो माधवी उसे किसी और की भी नहीं होने देती। यही सोचते हुए माधवी ने सुहानी को जानकी के कमरे में बहाने से बुलवाया। माधवी ने सुहानी की ड्रेस को टुकड़ों में काट दिया था। सुहानी जब कमरे में आई तब माधवी ने वही कैंची सुहानी को पकड़ा दिया। बेचारी सुहानी आधी नींद में थी, क्योंकि आज उसके ट्यूशन की छुट्टी थी, इसीलिए वो दोपहर में सो रही थी। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस कैंची का उसे क्या करना था। फिर माधवी ने एक तस्वीर दी और उसमें अभी कपूर की फ़ोटो थी। सुहानी, इस तस्वीर को अच्छे से काटना, क्योंकि मैं इसकी तस्वीर अपने कमरे में लगाना चाहती हूँ, बोलकर माधवी कमरे से जल्दी से निकल गई। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही उसे बिस्तर पर रखी कटी हुई ड्रेस दिखी। बट माधवी की बात मान सुहानी तस्वीर को अच्छे से काटने लगी। उसी समय जानकी जी वहां पर आई और बिस्तर पर कटी हुई ड्रेस के टुकड़े देखकर उनके दिल को ठेस पहुंची, क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही महंगी थी और वो भी जानती थी कि कितनी मुश्किल से वो ये ड्रेस खरीद कर लाई थी। बट सुहानी ने वो ड्रेस इतनी आसानी से काट दी थी। तभी कमरे में एक थप्पड़ की आवाज़ आई। जानकी ने सुहानी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये आवाज़ सुनकर माधवी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। इस थप्पड़ की वजह से सुहानी की नींद पूरी तरीके से खुल गई थी और उसने अपने पीछे की ओर देखा तो हैरान रह गई। बिस्तर पर एक ड्रेस कटी हुई थी। सुहानी समझ गई कि जानकी ने उसे क्यों मारा है। सुहानी बार बार यही समझा रही थी कि उसने ये नहीं किया है, बट जानकी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन जानकी ने सुहानी को खूब डांटा और उस महीने सुहानी का जन्मदिन भी नहीं मनाया गया था, क्योंकि जानकी बहुत गुस्से में थी और अगले ही दिन सुहानी का जन्मदिन था। हालांकि बाद में आकर माधवी ने सुहानी का बचाव किया और सुहानी की नज़र में अच्छी बन गई। बेचारी सुहानी, उसने तो कुछ किया भी नहीं था, बट फिर भी उसे सज़ा भुगतनी पड़ी थी। हालांकि जब वो दोनों कॉलेज जाती थी तो माधवी अक्सर सुहानी को खुद से दूर रहने के लिए कहती थी, क्योंकि सुहानी बिल्कुल ओल्ड फैशन थी और माधवी मॉडर्न थी, इसीलिए उसे सुहानी को अपनी बहन कहने में भी शर्म आती थी। एक बार कॉलेज में एक लड़का सुहानी को बार बार परेशान कर रहा था। सुहानी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो माधवी के पास चली गई शिकायत करने, और उसने माधवी के अमीर दोस्तों के सामने उसे दीदी कहकर बुलाया। तब माधवी ने सुहानी को खूब सुनाया था और कहा था कि वो सिर्फ घर पर ही उसे दीदी बुला सकती थी, बट इस गलती के बाद वो कभी भी माधवी को दीदी नहीं बोलेगी। यही कारण था कि सेठी परिवार में सुहानी कभी भी माधवी को दीदी नहीं कहती थी और हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। सुहानी बिस्तर पर बेहोश थी। मानव ने सुहानी के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा हुआ उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुहानी की आंखें खुली तो सुहानी की नज़र सबसे पहले मानव पर गई और उसे देखते ही वो मानव के सीने से लग गई और सुबह सुबह कर रोने लगी। मानव ने उसे नहीं रोका और हल्के हल्के सुहानी के सर को सहलाता रहा। सुहानी को रोता हुआ देखकर उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो नहीं चाहता था कि सुहानी अपने मन में किसी भी गम को दबाए। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि सुहानी बहुत रो चुकी है तो मानव ने सुहानी के कंधे और गले को चूम लिया। बस बस जान, अब चुप हो जाओ, वरना हमारा बेबी क्या सोचेगा कि उसकी माँ हर वक्त बस रोती ही रहती है। मानव ने उसे चुप कराने के लिए मजाकिया अंदाज में कहा, मैं हर वक्त नहीं रोती हूँ। सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें और नाक लाल थी। वो इस समय बहुत ही क्यूट लग रही थी। मानव मुस्कुराया और सुहानी के माथे को चूम लिया
उसके बाद उसने सुहानी के दोनों आंखों को चूमा। ऐसा करते ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। बस बस, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिस इंसान ने तुम्हें कंपनी और घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी, अब वो खुद कंपनी से बाहर हो गया है, और अगर तुम चाहो तो हम उसे इस घर से भी बाहर निकलवा सकते हैं, मानव ने समझाते हुए बताया। मतलब? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। उसके बाद मानव ने उसे सब कुछ बता दिया, और अब जाके सुहानी को समझ आया कि यह सब एक गंदी चाल थी। तो क्या आर्यन को घर से निकाल दिया गया है? सुहानी ने सवाल किया। नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है। विनी आर्यन की पत्नी नहीं थी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बट माधवी को इन सब में क्या फ़ायदा था? जो भी हो, आर्यन का साथ दे रही थी, क्योंकि उसे भी तो मेरे साथ ही घर से बाहर निकाला जा रहा था। सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। मुझे नहीं पता है, और मुझे जानना भी नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उन सब लोगों की परेशानी है, इसीलिए हमारा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और भूलो मत कि अब हमारी छोटी सी फैमिली भी अब थोड़ी बड़ी होने वाली है, इसीलिए अब हमें और ख़ासकर तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेहत और हमारे बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू के लोगों पर। और हाँ, एक और बात, हम कल सुबह ही अपने घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा, मानव ने समझाते हुए कहा। सुहानी ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अब उसका मन भी यहाँ रहने का नहीं था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।